तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का असाइनमेंट जो भी क्वेश्चंस आपने पूछे डिस्कस कर विल सी। So first question you asked is question number 1. So we'll see this. इसमें वाइजेड प्लेन में एक करंट कैरिंग वायर होगी. It is this. This is YZ plane and this is the x-axis. Suppose कि when I watch it from the positive side of x-axis, इस ओर से watch करता हूँ, current is anti-clockwise. So if current is anti-clockwise, so along the positive direction of x-axis, magnetic field B will be in this direction. Magnetic field B इस ओर होगी, क्योंकि एंटी-क्लॉकवाइज है मेरी ओर से, और उसके पीछे मैग्नेटिक फील्ड B किस ओर होगी, इस ओर होगी, क्योंकि हर कोई ऑब्जर्वर इसके बैक साइड से देखेगा तो उसके करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मीन्स व्हाट, away from loop. So that means what, in this side. That means कि along the x-axis, direction of magnetic field remains the same. It's in this direction. They say at x equals minus 25 centimeter, magnetic field is taken to be positive. तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी तो सेम डायरेक्शन हुई, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगी. This clear? Now you also know कि magnetic field की वैल्यू सेंटर ऑफ द लूप पे फाइनाइट होगी. Mu naught by 2 into I into mu naught by 2 into I by R. और अगर आप एक्सप्रेशन ढूंढ लोगे तो B will be mu naught by 2 into I into R square upon R square plus X square to the power 3 by. So that means what? मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैक्सिमम होगी, धीरे धीरे जैसे से X इंक्रीज करेगा B डिक्रीज होगी और इंफिनिटी पे जीरो हो जाएगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन किस फॉर्म में आएगा? दिस विल बी द पैटर्न ऑफ द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन का पैटर्न कुछ ऐसा आ जाएगा, आप देखोगे लाइक बस इंफिनिटी पे जीरो, फाइनाइट, इस तरीके से. दिस इज क्लियर. मतलब ये दोनों एक जैसा हुआ ग्राफ. ठीक है. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. जैसे आप बोलोगे ऑप्शन ए में क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शन ए में प्रॉब्लम ये कि ऑप्शन ए ऑपरेटर में टाइप इस तरीके से है, बट ऑपरेटर ए का मतलब था कि एज एक्स टेंड टू जीरो मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू बी इंफिनिटी. मतलब यहाँ इन्होंने टच करा दिया है, वो मतलब ग्राफ का टच करने से नहीं थे, कॉस दिस कि इट टेंड्स टू इंफिनिटी. यू नो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट mu naught by 2 into I by R. It is a finite field. Now it finite and x increases, b decreases, and one more thing what, b की डायरेक्शन लगातार सेम है, तो अगर x इक्वल टू नेगेटिव पे आप उसे पॉजिटिव लेते हो तो x इक्वल टू पॉजिटिव में भी क्या होगा, इट इज पॉजिटिव, राइट. सो इट वाज दिस. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है. तो इसी क्वेश्चन नंबर 3, two parallel beams of protons and electrons carrying equal currents are fixed at the separation of the protons and electrons moving in the opposite direction. मान लो प्रोटॉन्स इस ओर जा रहे हैं तो करंट इस ओर होगी, और इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट उसका भी सेम डायरेक्शन में आएगा. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बीम आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो बिकॉज दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो उनका करंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में. अब आपको इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू बताने की क्या होगी, कैसे वेरी करेगी. ठीक है ना. आप देखो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे इसकी मैग्नेटिक बी इनवर्ड्स, इसकी मैग्नेटिक बी इसकी आउटवर्ड्स. एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, जीरो.
मिड फील्ड के पहले इसकी फील्ड अंदर की ओर और इससे डिस्टेंस कम होगी तो इसकी फील्ड ज्यादा होगी, इसकी फील्ड बाहर की ओर होगी और इससे क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, कम होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी किस ओर आ गई, अंदर की, और अंदर की ओर की फील्ड को मैंने पॉजिटिव लिया, तो इसका मतलब मिड पॉइंट के पहले मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव, मिड पॉइंट के बाद में इसकी मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, बाहर की ओर, तो डायरेक्शन चेंज होगा। वन मोर थिंग, जब आप इसके इस वाले वायर के बिल्कुल करीब, बिल्कुल इन द वेरी एट द वेरी नियर पॉइंट यू टेक द मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे इस वायर से डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो, डिस्टेंस इज व्हाट, ऑलमोस्ट जीरो, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट बाई 2 पाई इनटू आई बाई एक्स, एक्स जब जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनफाइनाइट, मतलब अंदर वाली फील्ड इनफाइनाइट, इसके ड्यू टू बाहर वाली फाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट विल बी व्हाट, इनफाइनाइट, तो दैट मींस की पहले वाले वायर के पास में भी पॉजिटिव होगी और ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, आप से बिल्कुल मिड पॉइंट तक पहुंचोगे जीरो, मिड पॉइंट के बियॉन्ड दूसरे वाले की फील्ड ज्यादा होगी, और जब आप दूसरे वाले वायर के करीब पहुंचोगे तो उसकी फील्ड विल टेंड टू व्हाट, ये एक्स इक्वल्स टू डी, राइट, दोनों वायर्स के बीच की, दोनों करंट कैरिंग बीम्स के बीच की डिस्टेंस, तो वहां पे इट विल टेंड टू इंफिनिटी, सो दैट मींस द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन सी। दिस इसका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें करंट का डायरेक्शन थोड़ा सा गलत मार्क कर दिया गया क्वेश्चन में, ऐसे हो, इस ओर से आकर के करंट इस ओर जाएगी या फिर इस ओर से आगे इस ओर जाएगी, इसमें दोनों ओर बाहर की ओर मार्क कीजिए पीछे से, आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, यहाँ से आर जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो देखो ये इस वाले वायर की ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रही है ना, ड्यू टू दिस वायर magnetic field at this point will be zero. Why it will be zero? Because it's falling along that line. It's lying on that line, so it will be what? Zero. Now see to this wire. First of all, you need to see this is a straight wire. So magnetic field B will be mu naught by 4 pi into I upon R. Do you know R is what? Perpendicular distance. So you need to extend it. Draw a perpendicular. This angle is 45 degree. There's R hypotenuse. So this will be what? R by root 2. This will be what? R by root 2. R by root 2. So root 2 goes up. Into sine theta d theta. Its integration from initial limit will be this. Joining line के साथ current का direction is the initial limit. So initial limit becomes what? 3 pi by 4. You see this is 45 degrees, so this will be 45 degree. So this will be what? This will be 135 degree. At this point, the first point being joined to the point P is the joining line in this direction of current, so that will be 135 degree. And for the last point of it, the angle will be what? This side, that will be what? Pi. So this pi, and you can solve it. That will be the answer. Next question is question number 5. So you'll see question number 5 is आपके पास एक के वायर सेगमेंट है, स्ट्रेट सेगमेंट, कैरिंग करंट आई, और एट द पॉइंट पी, पी पॉइंट की डिस्टेंस डी है, at this point you have to calculate the magnetic field. So there's a, this angle is going to be theta 1, this is going to be theta 2, so B will be equal to mu naught by 4 pi pi by r sin theta d theta, initial limit. Current starts from here, so this is the initial limit theta 1, final limit.
This is the terminating point. So the terminating point, direction of current at the terminating point, direction of current makes an angle 180 minus theta 2 from the joining line. So 180 minus theta. आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे, that will be the answer. Now see question number 8. Question number 8 is ABCD is a square root made of a uniform conducting wire. आपसे पूछा गया है the magnetic field is 0 only at the center of the loop, maximum at the center of the loop, 0 at all points outside the loop, 0 at all points inside the loop. Center of the loop is 0. Center of the loop पे क्या होगा 0. How? Look at this. आप ये देखोगे, इसमें करंट कैसे जाएगा, इस वाले पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए और इन तीनों पार्ट्स की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अंदर, और इन तीनों पार्ट्स की मैग्नेटिक फील्ड मिल करके अंदर की ओर उतनी होगी जितनी की इस पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बाहर की. These three parts will combinedly produce this much of magnetic field that will be produced by this part alone in the opposite direction. How? यह part और यह part पैरेलल में, तो पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशो में, ये R है तो ये 3R है, यहाँ पे करंट 1/3 जाए, मतलब अगर इसकी करंट यहाँ पे करंट I है, इसमें करंट I है, तो इसका रेजिस्टेंस इस वाले पार्ट से 1/3 है, तो यहाँ पे करंट कितनी होगी 3I, 3 टाइम्स. डिस्टेंस सबकी सेम है सेंटर से, राइट, और मैग्नेटिक भी करंट I के प्रोपोर्शनेटली होगी, करंट I के प्रोपोर्शनल होगी. तो होगा क्या कि इससे देखो ये होगा कि इस पार्ट की जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगी, इस पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड उसकी ऐसे 3 पार्ट्स हैं, बट करंट 1/3, ऐसा एक पार्ट है और इसकी करंट यहाँ से 3 टाइम्स है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी. They'll cancel, so at the center it will be 0. Their option. Then question number 15. You see question number 15. Question number 15 is the electron moving in a circle orbit of radius r makes n rotations per second. The magnetic field produced at the center is. अब आप इसे सॉल्व कर लोगे, है ना, आप इक्विवेलेंट करंट I निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू व्हाट n rotations per second frequency. तो n rotations per second का मतलब कि n, this is the frequency of revolution. So this is what current I. अब करंट I अगर इतना है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी नॉट बाय 2 I मींस E n अपॉन व्हाट R. सेंटर पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर आपसे पूछा जाता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट m क्या होगा, तो I into A. So I into A will become E into N into pi R square. This will be the magnetic field. ठीक है ना, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा. Now see question number 17. Question number 17 is point P lies on the axis of a flat coil carrying current the magnetic moment of the coil is mu. The distance P from the coil is T, which is large compared to the radius of the coil. The magnetic field at the point P has. P point into magnetic field होगी, B will be equal to mu naught by 2 into I into R square upon
r square plus d square to the power 3 by 2. This is the magnitude. और में d is large compared to the radius. अगर ये radius के कंपैरिजन में large है तो d equals to b naught by 2 into pi into r square upon डिनोमिनेटर में फिर आप r square को जो लिखो compared to the d square. The d is much larger compared to r, so d square will be much more larger compared to r square. You can ignore r square, so this will become what d3. Now this becomes, you know that magnetic mean mu is what I into r square, I into pi r square. So when you multiply it by pi, divide it by pi, it becomes mu naught by 2 pi and pi r square into I is what? Magnetic moment. They're denoting it by what? Mu upon what? A. So the correct option will be this. Mu by 2 pi into mu by d cube. So correct option becomes option A. Then see question 118. Now see question 18 is solenoid has n terms self-inductance L. Self-inductance will come in the EMI topic. तो इसमें ये गलती से क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है. Right? This question can be done only after studying the EMI, electromagnetic induction. Now question number 20. Question number 20 देखो. Coaxial cable consists of a thin inner conductor fixed along the axis of a hollow outer conductor. The two conductors carry equal currents in the opposite direction. Let B1 and B2 be the magnetic field in the region between the conductors and outside the conductors. B1 है दोनों conductors के बीच में और एक conductor ये thin इसमें दोनों की current अंदर है और एक के outside conductor से cover करते हुए और इसमें current आप की ओर है. आप समझ गए? जैसे एक वायर है और उसे कवर करता हुआ एक सिलिंड्रिकल वायर है, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर. तो हॉलो सिलिंड्रिकल वायर में करंट आपकी ओर है और इसमें करंट बाहर अंदर की ओर है. तो B1 मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और B2 बाहर है. तो अब B1 will not be zero. Why B1 will not be zero? जब आप यहाँ पे कोई भी लूप लोगे एम्पियर सर्किट लूप तो इसके अंदर नेट करंट है. सो B1 will not be zero. इसमें अंदर मैग्नेटिक भी जीरो नहीं होगी कि जब आप एम्पियर सर्किट लूप बनाओगे इसके अंदर नेट करंट है. और जब आप बाहर लोगे तो बाहर क्या होगा, इस एम्पियर सर्किट लूप के अंदर जितनी करंट अंदर की ओर है the same amount of current is flowing in the outward direction also. So the net current through the loop is what? Zero. Is that B2 will be what? B2 will be zero. This clear? B dot dl is equal to B naught I. I is the net current passing through the loop. So inside the outside loop, as much current is in the outward direction, the same amount of current is in the inward direction also. All right. So now see, next question is question number 21. Is also based upon this. In the previous question, if both the conductors carry equal currents in the same direction, अगर इसमें equal current same direction में है, तो फिर आप देखोगे ना तो B1 0 होगा ना ही B2 0 होगा. चलो B1 और B2 में से फिर कोई भी जीरो नहीं होगा क्योंकि आप लूप अंदर लोगे तब भी करंट है और लूप जब आप बाहर भी लोगे तो करंट 2I हो जाएगी और अंदर वाले लूप में करंट क्या होगी? I होगी. So in this none of the magnetic field will be zero. Now question number 22 में, in question number 21 अगर आप लेते हो एक पॉइंट x डिस्टेंस दूर, B1 be the magnetic field at a point between the two conductors at a distance x from the axis. Let B2 be the magnetic field at a point outside the conductor at a distance 2x from the axis. तो आपको B1 और B2 पर मैं x डिस्टेंस दूर ले दूं. ये इनर कंडक्टर, दिस आउटर कंडक्टर. x में मैंने ये, अब आप देखो इस वाले लूप के लिए, अंदर वाले लूप के लिए B1 into 2 pi x.
b dot dl integration b1 into what 2 pi x equals to mu naught I. अब बाहर वाले लूप की डिस्टेंस कितनी है 2x. So this b2 into 2 pi into what 2 pi into 2x 2 pi into what 2x equals to what mu naught into 2i mu naught into what 2i. अब बाहर वाले लूप में you see current becomes what 2 times 2i. जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो दिस विल बिकम b1 upon twice of b, है ना, b1 upon what twice of b is equal to 1 by 2. So it implies that b1 equals to what b. So b1 और b2 क्या आ जाएंगे equal. After that you have asked question number 28. So see question number 28 is chin of radius r meter has a charge q coulombs uniformly spread on it. The ring rotates about its axis with a constant frequency f. The value of the magnetic induction at the center is. तो अगर frequency f है, charge q है, तो equivalent current I will be q into f. तो center पे magnetic field B होगी B naught by 2 in I by r. So q f upon what radius r. Look at this. B naught by 2 into q by r. Option A itself is correct. 29. Question number 29 is two concentric coils, each of radius equal to 2 pi, are placed at the right angle to each other. G and 4A amperes are the current flowing in each coil. The magnetic field at the center is. आप देखो दोनों coils के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक ऐसे तो एक ऐसे, और रेडियस इनकी है इक्वल. आप समझ के एक कॉइल ऐसे है, एक कॉइल ऐसे है और एक कॉइल इस तरीके से, लाइक दिस. दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, सेंटर सेम. इस कॉइल की करंट इस ओर से एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड पर एक्सेस की ओर, इस कॉइल की एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी भी इसकी एक्सेस के अराउंड. तो B1 और B2. अब आप देखो B1 का मैग्नीट्यूड होगा mu naught upon 2 pi, mu naught upon 2 circular pi है. So mu naught upon 2 I 8 में 6 एम्पियर और 8 में 4 एम्पियर. 6 upon radius r is what 2 pi. mu naught by 2 into 3 upon 2 pi. और दूसरे का B2 होगा mu naught by 2 into उसमें करंट 4 upon 2 pi. और आप देखो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. सो दैट विल बी mu naught by 2 into 2 pi, यहाँ पे भी 2 pi था, रेडियस दोनों में सेम है. mu naught upon 2 into 2 pi बाहर आ जाएगा, स्क्वायर होने के बाद कॉमन आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर will become 5. So this will become what 5. So this will be, आप सबकी वैल्यूज दे रखी है ना, 2 पाई की वैल्यू डाल दोगे और mu naught की वैल्यू भी डाल दोगे. mu naught by 4 पाई की वैल्यू आपको पता ही है. mu naught by 4 पाई क्या होता है 10 to the power minus 7 into what 5. So this will be the magnetic field in the MKS system. So I think यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, ये होना चाहिए 5 to 10 to the power minus 7, और एक ऑप्शन इसमें से ये गलत होगा. 10 mu naught upon 4 pi is 10 to the power 7. So ये जो होगा 10 to the power 7, और उसके पहले जो है आपका ये हो गया 5, और वो एम्पियर में ही, अच्छा सेंटीमीटर में रेडियस इज इन सेंटीमीटर. तो जब आप यहाँ पे रेडियस करोगे तो ये ना टर्म सेंटीमीटर में है ना, मतलब 10 to the power 2.
तो जब 10⁻² बाहर और आ जाएगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर के अंदर इसका स्क्वायर होगा 10⁻² का, तो बाहर इसमें भी और इसमें भी 10⁻² और आ जाएगा बाहर। सो नीचे 10⁻² का मीटर में, so that become 10⁹ into 5. So correct option (0/4 pi) की वैल्यू जो होगी 10⁻7 ही होता ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 10⁻7 मैं पहले ठीक था, इसमें ये मिसप्रिंट होगा। 0/4 pi is 10⁻⁻, एक सिंगल है, देखिए मैं जस्ट अभी इनके इससे कंफ्यूज हो गया। हाँ, 10⁻7 ही, ठीक है। उसकी वैल्यू होगी दैट विल बी so 10⁻7, so that will become what? तो 10⁻5 वाला कोई ऑप्शन है? हाँ, ठीक है, 10⁻5 ऑप्शन सी। सो इसके ऑप्शन सी कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 29 का सी। हाँ, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट? 10⁻5। सो ऑप्शन सी विल बी ऑलराइट। तो बच्चों यही डाउट्स पूछे गए थे, मैं सेशन को एंड करता हूं।